द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर श्री सलील कार का आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। अपने को क्या दिया है बेटा इसमें? देखो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इधर में आपको डिविडेंड इनकम दिया है, और आपको इधर में जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, रिपेयर टू फर्नीचर, बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट, फायर इंश्योरेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, इनकम टैक्स, डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेट फाइन्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिप्रिसिएशन दिया है। और अल्टीमेटली बिजनेस में नेट लॉस आया है। यानी आपको एक तरीके से अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिए है ना? यस सर। आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया है, पहले वो पढ़ते हैं। बोल रहा हाउस होल्ड एक्सपेंस इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 और 3 कार्स ओन्स लाइफ। बेटा कोई फर्क पड़ता है क्या? हाउस होल्ड एक्सपेंस पूरा ही डिसअलाउ होगा ना? यस सर। तो उसमें पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस हो या नहीं हो, यानी ये बेवकूफ़ बनाने का एडजस्टमेंट दिए। बहुत जन के मन में क्या आएगा ना कि वो अच्छा उसका ओन लाइफ का तो 1000 ही है ना, यही ऐड बैक कर लेते हैं और बाकी 12000 को वो ध्यान नहीं देगा। ये गलती मत करना, हाउस होल्ड एक्सपेंस पूरा ही ऐड बैक होना चाहिए। डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स दिया है, और ये देखो यहाँ पे डिप्रिसिएशन आपको एज पर अकाउंट्स भी दे रखा है 13000। तो एज पर अकाउंट्स वाला क्या होगा? और एज पर इनकम टैक्स वाला लेस। आपको बोला 50% ऑफ बेड डेप्ट इज अलाउएबल, मतलब बाकी 50% डिसअलाउ हुआ है। यस सर। आपका बेड डेप्ट है 2400 रुपया, तो 1200 आपको डिसअलाउ होगा। मतलब यस सर। आप उसको एक्सपेंस दिखा रहे हो, मतलब प्रॉफिट को क्या कर रखे हो? कम ठीक करने के लिए। वेरी गुड। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड वेजेस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट 130 पर मंथ। देखो बिजनेस का जनरल एक्सपेंस कहाँ दिया है? ये रहा ऊपर पहला ही आइटम। ये तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है ना, जनरल एक्सपेंस। यस सर। लेकिन बोल रहे हैं इसमें 130 रुपीज पर मंथ करके हाउस होल्ड डोमेस्टिक सर्वेंट का है, घर में नौकर रखे उसका वेजेस है। ये तो अलाउड नहीं होना चाहिए, तो 130 × 12 करके ये ऐड बैक करेंगे। यस सर। नेक्स्ट बोला है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर या ड्यूरिंग द ईयर श्रीकांत टुक अवे गुड्स ऑफ हिज पर्सनल कॉस्टिंग रुपीज 16000। 16000 का गुड्स वो पर्सनली घर लेके गए, 16000 कॉस्टिंग का गुड्स। क्रेडिटेड बाय द सेल्स अकाउंट 17500। अच्छा, वो सेल्स अकाउंट में एंट्री करके रखा है 17500 का। उस गुड्स का मार्केट प्राइस 18000 था उस समय। देखो मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है आपको। 16000 का सामान वो अपने आप को कितना में बेचा है? 17500। तो आपके पास यहाँ दो ट्रीटमेंट हो सकता है। 17000। या तो खुद से जितना प्रॉफिट कमाया है उसको क्या करें? एड बैक की माइनस माइनस, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा हुआ है ठीक करने के लिए। हाँ, या फिर और एग्जाम के ओरिएंटेड एकदम शॉर्टकट तरीका बताएं बेटा, क्योंकि यहाँ आपको सोचना पड़ा वो प्रॉफिट कमाए कि लॉस खाए। कॉस्टिंग से ज्यादा में गुड्स को सेल दिखाया है कि कॉस्टिंग से कम में खुद को सेल दिखाया है। तो एग्जाम में शॉर्टकट बुद्धि है बेटा, ये 16000 कॉस्ट में इंक्लूड होगा खर्चा में। खर्चा प्रॉफिट को क्या करता है? तो इसको इस 16000 को ऐड बैक कर लो पूरा का पूरा, और ये 17500 सेल में दिखाओ, ये पूरा माइनस कर लो, तो भी तो इफेक्ट अल्टीमेटली 1750 का ही रह गया ना। यस सर। तो आपके पास एग्जाम में दो ट्रिक है, या तो प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट को माइनस करो, या लॉस निकाल के लॉस को ऐड बैक करो, और नहीं तो एकदम शॉर्टकट बुद्धि, जितना कॉस्ट है वो ऐड बैक कर लो और जितना सेल प्राइस है वो माइनस कर लो। आपके एग्जाम में दोनों ट्रिक काम करेगा, आपको जो पसंद है। यस जो एडजस्टमेंट सारा खत्म। अब आ जाओ एक एक करके बाकी आइटम को भी गेस कर लेते हैं। प्रॉफिट साइड से चालू करते हैं। बेटा 10,000 डिविडेंड इनकम कमाया है। बिजनेस का मेन काम है क्या? डिविडेंड कमाना।
नो सर। ये तो अदर सोर्स का इनकम है सर, यस सर। तो ये बिजनेस में नहीं होना चाहिए। नो सर। तो ये इनकम है, तो प्रॉफिट को क्या करके रखा होगा? बढ़ा ठीक करने के लिए क्या करोगे? लेस वेरी गुड। माइनस लेस। चलो अब इधर आ जाओ एक एक करके। जनरल एक्सपेंस में कोई झमेला नहीं, अपने जो करना था कर लिए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है ना? हाँ या ना? नो सर। बेटा आप कैश फ्लो चैप्टर नहीं कर रहे, अकाउंट्स नहीं बना रहे हो, ये नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मत सोचने बैठ जाना। ओके सर। ये बिजनेस इनकम टैक्स मानता है, इंटरेस्ट तो अरे बिजनेस तो ब्याज चुकाएगा ही, है ना? यस सर। अगर बेटा जी इनकम टैक्स इसको यहाँ से हटवा देगा तो इसको आप कहाँ क्लेम करोगे? एक बिजनेस का तो खर्चा था ये। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नॉर्मल है, इसे कुछ नहीं करने का दरकार है। बस क्या ध्यान देते, अगर नीचे एडजस्टमेंट में बोलता कि इंटरेस्ट लेट पेमेंट हुआ है, याद है कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो अगर पेड किए हैं तो ही एक्सपेंस अलाउ होगा। यस सर। तो अगर Yes, ये sir. लेट पेमेंट Yes, होता, sir. क्योंकि देखो पीएल में तो बेटा आपने खर्चा दिखाते हैं, पेड हुआ है नहीं हुआ उससे कोई मतलब होता है क्या पीएल को? नो सर। नो पीएल तो एक्रूअल बेसिस पे होता है ना। यस सर। यस तो बेटा जी यहाँ नीचे एडजस्टमेंट में ध्यान देने लायक होता कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन अगर बोलता पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है या ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया टाइम के बाद, तो फिर इस साल उसको डिडक्शन नहीं मिलता, तब एड बैक करते। करेक्ट? यस सर। चलो रिपेयरिंग ऑफ फर्नीचर बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है सर। यस सर। रिपेयरिंग नॉर्मली होता है ना सर? यस यस। बेड डेट सर 2400 था लेकिन 1200 डिसअलाउ कर दिया, तो हम 1200 को एड बैक किया, 1200 को नॉर्मली कुछ नहीं करेंगे। प्रोविजन Yes, फॉर sir. बेड डेट, एडवाइस हाँ पूरा एड बैक करेंगे। सही है सर, प्रोविजन को इनकम टैक्स कोई खर्चा ही नहीं मानता, ये तो तुम्हारा Yes, sir. एज्यूम्ड एक्सपेंडिचर है, जो एक्चुअली में डूबा है नहीं डूबा कौन बोलेगा? कल याद है क्लास में बोलते समय बोले भी थे उस दिन कि सर फिर तो हम सारा सेल को प्रोविजन दिखा लें, क्रेडिट सेल सारे प्रोविजन दिखा लें और पूरा ही नेट प्रॉफिट कम कर लें, तो सर ये अलाउड नहीं है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं। नहीं आएगा मतलब क्या एड बैक करना पड़ेगा? अगर पेट नहीं होता तो ऐड रखो। हाँ तो यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं। तो वही रूल होगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस यस सो ये तो हट गया। पूरा का पूरा एड बैक करेंगे ना। इनकम टैक्स सर इनकम टैक्स तो कैलकुलेट पूरा का, यस हम लास्ट क्लास यही लैंग्वेज इसलिए यूज किया कि Yes, सर sir. टैक्स तो कैलकुलेट कर रहे हैं और टैक्स को एक्सपेंस के रूप में माइनस कैसे कर ले, तो डिपार्टमेंट बोलता है इनकम टैक्स फाइन पेनल्टी ये सब माइनस करने नहीं देंगे। सर डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च बेटा ये साइंटिफिक ही माना जाएगा। ओके। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन दिखाया होता तो वो एड बैक कर देता। ओके अप्रूव तो मतलब डिसअलाउड नहीं है। हाँ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन मतलब जिसको गवर्नमेंट अप्रूवल दे के रखा है। ओके। और एक बात समझ लो बेटा, आप एक सिंपल बात समझो, नॉर्मल डोनेशन बिजनेस एक्सपेंसेस माना गया, ओके। खाली पॉलिटिकल पार्टी को नहीं माना गया। और एक आइटम बता दे रहे हैं, आपके ज्यादातर देगा नहीं बट फिर भी बता दे रहे हैं, अगर काइंड में कोई डोनेशन की है, काइंड में मतलब कैश के अलावा जैसे हाँ सर कपड़ा डोनेट कर दिए, खाना डोनेट कर दिए, वो सब डोनेशन अलाउड नहीं। ठीक है, सर अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं। कॉर्पोरेट फाइन्स सर फाइन पेनल्टी अलाउड नहीं, नहीं है। फाइन पेनल्टी अलाउड नहीं। हाँ यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर बिजनेस इनकम ऐड सर खुद को इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कर सकते हैं? सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, खुद को खुद Yes. ब्याज नहीं दे सकते सर, तो ये भी अलाउड। सर डेप्रिसिएशन अगर ये पार्टनरशिप होता तो अलाउड होता। हाँ बिल्कुल होता है। आपके पार्टनरशिप का सम सिलेबस में नहीं है, अच्छा होता तो आपको वो करवाता। ओके सर। नहीं आपने बोला ना सोल प्रोप्राइटर है इसलिए। हाँ बिल्कुल, पार्टनरशिप होता तो अलाउड होता सही, लेकिन इसमें रूल आ जाता थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन सर एज पर अकाउंट जो है वो एड बैक कर देते हैं। तो सब आइटम डिस्कस हो गया। Yes.
चलिए सर, तो सर एग्जाम में हमको पहले ऐसे ही अप्रोच करना है, हमको पहले एडजस्टमेंट को पकड़ना है, वो आइटम पहले ठीक कर लेना है, फिर हमको अपना पीएल पकड़ना है और जो जो एडजस्टमेंट में ठीक हो गया उनके अलावा बाकी को ठीक कर लेना है। ठीक है ना? यस तो देखो yes, ये भाई साहब तो लॉस दिखा के बैठे थे बिजनेस में, लेकिन देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर देगा उसका। देखो सम चालू हुआ नेट लॉस से, अब देखो प्रोविजन को बैड डेट ऐड बैक किया, हाउस होल्ड एक्सपेंस पूरा 13,000 ऐड बैक किया, इनकम टैक्स पूरा ऐड बैक किया, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन पूरा ऐड बैक किया। ये रे गलती है, मेरा मिस्टेक, सॉरी, आप ठीक बोले हो, साइंटिफिक वर्ड यूज करेगा तभी अलाउड होगा। ठीक है, ओके सर। साइंटिफिक होगा तभी अलाउड होगा। कॉर्पोरेट फाइन्स पूरा ऐड बैक किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ऐड बैक किया, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा ऐड बैक किया, वेजेस टू होम सर्वेंट 130 × 12 1560 पूरा ऐड बैक किया, बेड डेट नॉट अलाउड 2400 था, 1200 आधा डिसअलाउ किया है वो, तो 1200 ऐड बैक किए। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, देखो हम क्या बोले थे, कॉस्ट पूरा ऐड बैक कर लो 16,000 और तुरंत देखो नीचे सेल टू इनसेल पूरा माइनस कर लिया। ठीक है ना? अब लेस में क्या क्या किए सर, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल माइनस किए, खुद को जो माल बेचे पूरा का पूरा सेल वैल्यू ऐड बैक किए और डिविडेंड भी पूरा माइनस किए। सर सेल वैल्यू लेस किए, सॉरी, अब हम लेस का ही आइटम पकड़ रहे हैं सारा, डिविडेंड भी किए। तो सर मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 22,060। तो कहाँ हम बिजनेस का लॉस दिखा के बैठे थे 43,000 का, कहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको 22,000 का प्रॉफिट पे लिया। अब सर डिडक्शन बोल के एक चीज होता है जो आप अभी तक हम लोग को चैप्टर पढ़ाए नहीं हो, तो नेक्स्ट चैप्टर यही होने वाला है। एक चैप्टर नेक्स्ट कॉस्टिंग का करेंगे और उसके बाद डिडक्शन ही होने वाला है। डिडक्शन होता क्या है ये समझ लो खाली, एक चैप्टर 6A बोल के चैप्टर होता है इनकम टैक्स में, उसको 80s का डिडक्शन भी बोलते हैं और चैप्टर 6A भी बोलते हैं। वहां तुमको गवर्नमेंट बताया है कि तुम सर्टेन मेरा बताया हुआ जगह में इन्वेस्टमेंट करते हो अगर, तो हम तुमको तुम्हारे टोटल इनकम में से थोड़ा चीज माफ कर दे। तो ये बंदा LIC लिया है ना खुद का, ओ सर वो 1000 का LIC इसीलिए बताया था। हाँ, और एक डोनेशन किया है ना 80G में अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में, यस तो गवर्नमेंट बोलता है हम 50% छूट दे देंगे। बिजनेस इनकम हम उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, इसलिए पूरा ऐड बैक करवाए। देखो हम 2000 पूरा ऐड बैक किए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोला, हम उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। लेकिन तुम इन्वेस्टमेंट तो किए हो ना कहीं पे, तो 80G बोल के एक सेक्शन है, पढ़ेंगे, ये भी चैप्टर पढ़ेंगे, ये सब बातें याद आ जाएगी। बट फिलहाल केवल जानने के लिए समझो कि कुछ डिडक्शन गवर्नमेंट अलाउ किया, तो वो माइनस किए, तो अल्टीमेटली मेरा बिजनेस इनकम हो गया 20,060 रुपीज। ठीक है, यस सर। चलो एक और बड़ा सम उठाते हैं, ये मास्टर प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 ईयर से फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री राज प्रोप्राइटर ऑफ राज एंटरप्राइज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। तो उसका अकाउंट कितना प्रॉफिट बता रहा है, 1.5 लाख। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के बैठा है 5,000, क्या करना चाहिए इसको, एड बैक ना। यस सर। परचेज इंक्लूड गुड्स रुपीज 12,000, ये देखना ये बड़ा मजेदार आइटम है। परचेज इंक्लूड गुड्स रुपीज 12,000 फ्रॉम हिज यंगर ब्रदर इन कैश, हाउएवर मार्केट प्राइस ऑफ सच गुड्स इज 9,000। सर इसमें 3,000 ऐड तो सर एक्सेस पेमेंट ऐड बैक। एग्जैक्टली, याद है वो रिलेटिव वाला बात हम बोला था। यस चलो ठीक है, इसमें एक ट्विस्ट और आएगा, बट वो जब सब करेंगे तब बताएंगे, अभी इसको हाथ में रखो। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया 1 लाख विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, मतलब बिना TDS काटे तो पूरा ऐड बैक। पूरा एड बैक, पूरा 1 लाख। पता है इसमें 10% Yes. TDS होता खाली, अगर वो 10% काट के जमा कर देता तो एटलीस्ट 1 लाख पूरा एक्सपेंडिचर में दिखा पाता।
लेकिन 10,000 का गलती के कारण पूरा 1 लाख एड बैक हो जाएगा। तो कहाँ तो वो 1.5 लाख प्रॉफिट दिखा रहा था, कहाँ सीधा 1 लाख बढ़ेगा, Yes. है ना। पेनल्टी पेड टू गवर्नमेंट Yes. फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी, पूरा पूरा एड बैक। एड बैक। पेनल्टी पेड टू कस्टमर फॉर नॉन फुलफिलिंग द ऑर्डर विद इन टाइम ₹10,000। तो ये तो अलाउड होगा। हाँ, ये ये तो नहीं अलग होगा। हम पहले ही बोला था आपको कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट Yes. को अगर पेमेंट करते हैं और उसमें फाइन पेनल्टी खाते हैं, लेट इंटरेस्ट देते हैं, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एक टाइप का सजा है जिसमें आपको मजा नहीं मिल सकता, आप फायदा नहीं उठा सकते उसका। लेकिन ये किसको दे रहे हैं हम अपने, एक कस्टमर को, तो वो आपका बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंडिचर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे। बैड डेब्ट बोला मेरा 1 लाख है टोटल। मनी हैज बीन एडवांस फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, हम बिल्डिंग का परचेज के लिए 1 लाख रुपए एडवांस दिया था किसी को, वो पूरा बैड डेब्ट हुई। तो परचेज ऑफ बिल, हाँ, सही जगह हिट करने जा रहे हो बेटा। सर, बैड डेब्ट होता है गुड्स के बेचने खरीदने में। यस सर, ये बिल्डिंग है, ये कैपिटलाइजेशन वाला पार्ट है, यस सर, ये पूरा का पूरा डिसअलाउ होगा, पूरा का पूरा एड बैक होगा। ठीक है, यस यस सर, ये वाला को हम स्टार लगाया क्योंकि इसमें हमको कुछ बताना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग द एम्प्लॉइज ₹10,000। अपने एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग के कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए हम 10,000 का कुछ एक्सपेंसेस किए। ये नॉर्मल खर्चा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम 3 एक्सपेंडिचर का बात करने जा रहे हैं जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट मानता है कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये करना चाहिए कंपनी को। एक फैमिली प्लानिंग प्रमोशन, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देना, और एक आइटम आएगा आपका जो यहाँ काम का नहीं है बट सेट ऑफ चैप्टर में काम आएगा, वो याद रखना है, डिप्रिसिएशन। ये 3 आइटम को लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बहुत फेवर में बात करेगी। तो ये 3 आइटम का बात तब करेंगे, अभी खाली एक आइडिया बोलने के लिए बोलना था, यहाँ कोई काम का नहीं। चलो अगला आइटम, प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज ₹6,000 इन कैश। ये आपको हम पढ़ाया नहीं, एक नया आइटम बताने लायक है। सर ये वैसा है क्या LIC जैसा, मतलब जो बिजनेस में नहीं आएगा लेकिन प्रोडक्शन में आ सकता है? नहीं, ये आपके एक बात समझ लो, एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए आप प्रीमियम देते हो ना, बिजनेस का नॉर्मल खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में एक झमेला है। ये हेल्थ इंश्योरेंस में खाली चैप्टर में नहीं, पूरे इनकम टैक्स में झमेला है। जहां भी हेल्थ इंश्योरेंस का बात आ जाए, आपको चेक से पेमेंट करना पड़ेगा या ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। तो याद है, हम एक लिस्ट पढ़ाया था, अदर देन कैश। आप अदर देन कैश कुछ भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट करते हो, ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में याद ही कर लो। कभी भी जिंदगी में कहीं पर भी इनकम टैक्स में बोले कि हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट किया है, लेकिन चेक से, ऑनलाइन, DD, NEFT, RTGS ये सब नहीं किया है, कैश में पेमेंट किया, तुरंत क्या करना, उसको बोलना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये खर्चा मानता ही नहीं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ ऑफ हिज रिलेटिव ₹6,000 इन चेक। सर यहाँ चेक से पेमेंट किया, लेकिन किसके लिए किया, रिलेटिव। तो ये सर ऐसे अलाउड नहीं होगा, पर्सनल खर्चा हो गया ये तो। यस तो यहाँ डबल फंस गया ये। एम्प्लॉय के लिए दिया वो अलाउड होता, लेकिन क्योंकि वो कैश में दे दिया इसलिए अलाउड नहीं हुआ, और रिलेटिव के लिए दिया चेक में, लेकिन रिलेटिव पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये दोनों ही क्या होगा, यस सर, Add back। हाँ, अगला आइटम बड़ा, अगेन स्टार लगा है इसलिए देखना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF 12,000। बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, सैलरी चैप्टर में एम्प्लॉय के लिए इनकम है ना ये, यस सर, तो यहाँ बिजनेस का नॉर्मल खर्चा मानना ही पड़ेगा सर। यस। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया, 1/2 ऑफ द अमाउंट इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट। ओके, तो आधा अमाउंट ड्यू डेट के बाद दिया। हाँ,
ये याद है, ये वो आइटम है जहाँ आपने पढ़े थे कि जब पे करेंगे तभी अलाउड मिलेगा। यस पेड होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है तो फिर क्या चीज? आगे डेट लिखा हुआ है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर बिफोर 31 मार्च 2019। अभी कौन सा? ये अपने पढ़ रहे हैं बेटा, देखो एक चीज, ये आप प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए पढ़ रहे हो, तो डेट पार होने के बाद हो गया ना। अरे नहीं, एक मिनट गलती लाइन पढ़ रहे हो बेटा। 1/2 ऑफ द अमाउंट इज पेड आफ्टर डिड्यूटेड एज पर रेलेवेंट एक्ट। वही ओ ये ईयर गलत छपा, ये 2020 छपा, ईयर रॉन्ग है क्वेश्चन। अच्छा, मतलब 31 मार्च 2020 के पहले दे दिया है, लेकिन अपने रेलेवेंट डेट के बाद अपना डेट पार करके अपने असेसमेंट ईयर का डेट पार कर दिया, तो यहाँ पे अलाउड आधा अमाउंट अलाउड होगा, आधा डिसअलाउ हो जाएगा ना। क्योंकि आधा बाद हो गया। आधा बाद में दिया, आधा विदिन ड्यू डेट दे दिया। यस हाँ, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड आफ्टर ड्यू। सर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का कोई छूट मिलना ही नहीं है बस। अरे वो तो एम्प्लॉय के सैलरी के लिए जमा की है, तो वो तो ना उसका कोई खर्चा क्यों मान लेंगे, वो अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? तो फिर अपनी जेब से नहीं दे रहा तो उसका एक्सपेंस कैसे मान सकते? इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, हम गवर्नमेंट को प्री टैक्स लेट पेमेंट किया, उसका इंटरेस्ट दे रहा और ये भी अब तक देना बाकी है। सर अलाउ नहीं होगा, है ना? यस सर, ये तो एक तरह से गवर्नमेंट की। यस सर। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम SBI 10,000 रुपया, 5,000 इज नॉट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एड बैक होगा 5,000। हाँ, क्योंकि जितना पेड है उतना ही छूट मिलता है। ओके यस यस। इंटरेस्ट, RPF, बोनस, ये सब जितना पे करोगे उतना ही छूट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पिछला साल जो टैक्स दिए थे ना, ज़्यादा दे दिए थे, तो हमको डिपार्टमेंट रिफंड करता है ना टैक्स का। यस सर। तो वो लेट किया रिफंड, इसलिए वो हमको 500 रुपये का इनकम भी दिया। क्या ये मेरा बिजनेस इनकम माना जाना चाहिए? नो सर। नहीं, ये फिर माइनस होगा, क्योंकि इनकम प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। यस सर। सेल इंक्लूड टू राज, खुद को बेचा है 10,000 रुपये का माल, जिसका कॉस्ट है 8,000, तो 8,000 का सामान खुद को 10,000 में बेचा, मार्केट वैल्यू 12,000 है, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं। ठीक है, यस सर। तो 8,000 का सामान खुद को 10,000 में बेचा है, तो 8,000 कॉस्ट है, तो वो एड बैक हो जाएगा और 10,000 सेल वैल्यू माइनस हो जाएगी। और अगर किसी को लगता है हमको ट्रिक्स खेलना है तो 2,000 को माइनस करना चाहिए। यस। ठीक है। अच्छा, ये वाला आइटम, ही रिसीव्ड 80,000 फ्रॉम अ डेटर एट द टाइम इन कैश। सर डेटर से पैसा मिलना कोई इनकम नहीं होता, ये तो नॉर्मल कैश मिलना हुआ ना। तो ये क्या PL में दिखाते भी हो क्या कभी? तो नहीं दिखाते तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होना चाहिए। रिकवरी ऑफ बैड डेट, ये बड़ा मजेदार, अच्छे से सुनना, ये नया आइटम होगा आपके लिए, लेकिन देखा जाए तो कॉमन सेंस वाला आइटम है, ये कोई पढ़ने वाला आइटम नहीं है। बोल रहा है रिकवरी ऑफ बैड डेट ₹10,000। मेरा पुराना कोई बैड डेट था जो अब हमको रिकवरी हुआ 10,000, ठीक है, आउट ऑफ विच 8,000 was allowed as deduction during year 13-14। ये 2013-14 का एक बैड डेट है। उस साल हम डिपार्टमेंट को बोला था मेरा 10,000 बैड डेट टू है डिपार्टमेंट, लेकिन मेरे को 8,000 ही अलाउड किया था। मतलब डिपार्टमेंट उस साल 2,000 को क्या किया था? हाँ, इस साल जब ये पूरा पैसा आ गया तो कितना रुपया एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड होना चाहिए? सर 8,000। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। सुनना दोबारा, बहुत अच्छा बात बोल गए आंसर में आप। चलो रीजन भी दे दो, आप ही आंसर किए। सर जितना मैंने लेस किया था, मतलब प्रॉफिट जितना से कम किया था, अभी अगर मैं इसको दिखाती हूँ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, रिकवर हुआ है तो हाँ। इतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर मेरे को 8,000 एज एन एक्सपेंस अलाउ। देखो उस साल हम डिपार्टमेंट को बोला था कि मेरा 10,000 का बैड डेट हुआ है, बट डिपार्टमेंट बोला ना हम तो नहीं मानेंगे, हम तो 8,000 ही मानेंगे।
तो आप उस साल 8,000 से प्रॉफिट कम किए थे। यस सर। इस साल वो पूरा पैसा रिकवर हो गया, पूरा 10,000 रिकवर हो गया। तो डिपार्टमेंट बोलेगा हम पूरा 10,000 टैक्सेबल करेंगे। तुम बोलोगे रुको, ये 2,000, ये जो 10,000 में से केवल तुम हमको 8,000 उस साल अलाउ किए थे, यानी 2,000 तो तुम उस साल टैक्सेबल कर दिए थे ना। यस सर। तो इस साल दोबारा वो 2,000 क्यों टैक्सेबल करोगे? एक ही अमाउंट पे क्या 2 बार टैक्स होगी? यस सर। तुम 8,000 को वापस ऐड बैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 8,000 उस साल अलाउ किए थे एज एन एक्सपेंस, तो 8,000 से उस साल प्रॉफिट घटा था। तो इस साल 8,000 दोबारा अलाउ करके ऐड बैक कर दो, दोबारा डिसअलाउ करके ऐड बैक कर दो। 8,000 ही खाली ऐड बैक। जितना उस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज एन एक्सपेंस दिखाने दिया था, उतना पे ही तो मेरा टैक्स बचा था ना उस साल। तो इस साल हमको उतना ही इनकम दोबारा दिखा के टैक्स देना होगा। हम पूरा 10,000 पे टैक्स क्यों देंगे? अच्छा, यहाँ पे बता दिया डेप्रिसिएशन 20,000 अलाउड एज पर सेक्शन 32। सेक्शन 32 मतलब इनकम टैक्स वाला क्या अकाउंट्स वाला? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वाला। सर यहाँ पे अकाउंट्स वाला दिया ही नहीं है डेप्री, नहीं दिया तो नहीं दिया, देता तो क्या कहते हैं इनकम टैक्स वाला माइनस और अकाउंट्स वाला ऐड बैक, है ना। यस। तो देखो लोगों भाई क्या पहले 1.5 लाख नेट प्रॉफिट लिखा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड बैक किया, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव 3,000 बोले थे ना। यस। 12,000 माइनस 9,000, यस सर। ये रहा, वो पूरा का पूरा 9,000 ऐड बैक हो गया। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग TDS, पूरा 1 लाख ऐड बैक हो गया। पेनल्टी टू गवर्नमेंट और रिटर्न फाइलिंग, पूरा 5,000 ऐड बैक हो गया। बेड डेप्ट देखो, ये वो बिल्डिंग वाला बेड डेप्ट पूरा ऐड बैक होगा ना। यस सर। यस सर। याद आ गया आइटम, ये देखो ये रहा हाँ वो बिल्डिंग। बेड डेप्ट 1 लाख फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, अब ये पूरा का पूरा ऐड बैक हो गया। प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय इन कैश, पूरा का पूरा ऐड बैक हो गया। और रिलेटिव के लिए प्रीमियम दिया, वो भी पर्सनल एक्सपेंस बोल के पूरा ऐड बैक। यस सर। अब यहाँ पर एक गलती अपने कर गए, अपने इसको इग्नोर मार गए। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 5,000, ये क्या बोलना चाह रहा है? ये सारे आइटम का ये क्या किया है? ट्रीटमेंट कर लिया है ना। ये बेटा जी जो नेट प्रॉफिट 1.5 लाख निकाला है, ये कैसे निकाला है? PL बना के यहाँ नेट प्रॉफिट निकाल रहा है ना। Yes. यहाँ पूरा Yes, एक्सपेंसेस को क्या किया है ये माइनस, और पूरे इनकम को ये क्या किया है GP में ऐड। तो यानी एम्प्लॉय का जो पेमेंट जमा किया है ना, उसको भी एज एन एक्सपेंस दिखा दिया। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो है ना आधा, 10,000 का आधा 5,000, यस। वो पूरा एज एन एक्सपेंस दिखा दिया। सर कैसे वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एज एन एक्सपेंस दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता ना। तो वो पूरा का पूरा नहीं। उसको ऐड बैक हो गया। इंटरेस्ट सर, ऑन, तब- हाँ बोलो। सर तब क्या वो रिकवरी जो हुआ था उसका, वो भी उसको एज एन इनकम ही दिखा दिया डेटर्स से जो उसको पैसा मिला। हाँ वो शायद वही दिखाया है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट आइटम का लाइन पढ़ना होगा। वो नंबर P। नहीं बेटा ये लाइन पढ़ा, अब इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? कैश टू डेटर, कैश टू डेटर। कैश टू डेटर मतलब PL में कहाँ से चला गया? नहीं है, हाँ ये भी। तो इसीलिए ये नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम SBI, देखो बोले था ना आधा लोन का जो पेमेंट किया है कहाँ गया? 10,000 पेमेंट किया जिसमें 5,000 येट टू बी पेड, तो 5,000 ऐड बैक होगा। देखो 5,000 ऐड बैक होगा। खुद को जो सामान बेचा 8,000 का कॉस्ट पूरा ऐड बैक और 10,000 का सेल पूरा माइनस, ठीक है। यस। यस। और लेस में क्या आएगा सर? डिप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 इनकम टैक्स वाला। इसके अलावा रिकवरी ऑफ बैड डेट 2,000 ये तो गलती कर गया। रिकवरी ऑफ बैड डेट नहीं होगा, यहाँ पे 8,000 ऐड बैक होगा, क्योंकि 8,000 दोबारा टैक्सेबल होगा।
उस साल रिकवरी ऑफ बैड डेट 8,000 एड बैक होगा, ठीक है। चलिए उल्टा कर दिए। और क्या लास्ट में बचा? इनकम टैक्स से जो रिफंड मिला वो मेरा इनकम तो नहीं माना जाएगा ना, बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा, तो इसको भी लेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसका बिजनेस इनकम वो खुद कितना बता रहा था, 1.5 लाख, और अभी बिजनेस इनकम कितना आ रहा है, 3 लाख साल। तो 1.5 लाख मतलब 2.5 लाख के नीचे था, यस सर। तो टैक्स देना नहीं पड़ता। लेकिन देखो 3 टका 2.5 लाख के ऊपर आ गया तो टैक्सेबिलिटी में तो आ गया। सर वो अलग बात है, 5 लाख तक का रिबेट है तो बच जाएगा, लेकिन फिर भी टैक्सेबिलिटी में तो आ गया। यस सर। इस तरीके से आपको सम बनाना। सर वो जो न्यू स्लैब रेट में आपने बोला था कि डिडक्शंस नहीं मिलता है, वो हाँ। ये 80s का ही डिडक्शन है? हाँ बिल्कुल, ये वही है, ये वही है। एक सम ईयर के ऊपर कर सकते हैं। हाँ, अब एक डायरेक्ट मेथड का सम्स करना है आपको। इनडायरेक्ट का भी आप 2 सम हम आपको देंगे, आपको पीडीएफ शेयर करेंगे। आप लेटेस्ट 3 ईयर का बनाना है आपको। अभी एक हम डायरेक्ट मेथड का आपको करके बताते हैं। डायरेक्ट मेथड वाला काम नहीं। हाँ देखो, जितने भी डॉक्टर, लॉयर, सीए, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, प्रोफेशनल्स, वो लोग बनाते हैं डायरेक्ट मेथड। और जितने भी गुड्स के सेलर या बिजनेसमैन होते हैं ना, वो लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो अभी जो सीखे वो इनडायरेक्ट था। सर इनडायरेक्ट मतलब वही नेट प्रॉफिट में उल्टा चल के ऐड बैक करना, ठीक है। सर मतलब डायरेक्ट प्रोफेशन के लिए और इनडायरेक्ट बिजनेस के लिए एकदम, इसीलिए चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्योंकि प्रॉफिट कमाता है बिजनेसमैन और प्रोफेशनल आदमी गेन करते हैं, फीस कमाते हैं। ओके सर। सर डायरेक्ट मेथड में क्या होगा? बेटा जी इनडायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा था? सर हमको नेट प्रॉफिट गिवन हो रहा था, जो जो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है वो हम लोग क्या कर रहे थे, एड बैक। Yes, और जो जो इनकम अलाउड नहीं है वो हम क्या कर ले रहे थे, लेस। डायरेक्ट मेथड में क्या करोगे? सर जो जो एक्सपेंसेस या इनकम अलाउड है सिर्फ उन्हीं को ले लें। जो जो इनकम और एक्सपेंडिचर अलाउड है उन्हीं को ले लेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाते, वो लोग क्या बनाते हैं? हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर। तो उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट ही तुमको एग्जाम में गिवन होगा, तो तुमको उनका नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं। तो तुम क्या करोगे? उनके रिसिप्ट में से वो इनकम को ऐड कर लो जो उनके प्रोफेशन के हिसाब से उनका इनकम माना जाता है। अगर डॉक्टर है तो उसका बहुत सारा ऐसा इनकम होगा ना जो उसके प्रोफेशन के हिसाब से इनकम होगा। एक डॉक्टर का प्रोफेशन के हिसाब से क्या क्या इनकम हो सकता है? फीस, दवाई बेच के पैसा उठाना, हॉस्पिटल वगैरह में विजिट करके वहां से ऑनरेरियम कमाना, तो वो सब कमाई हुआ। एक सीए का कहते थे, ये सीए का ही सम्स है, चलो यही करते हैं पहले। यहाँ बोल रहे मिसेस श्रुति चौमल अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड, उसका आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, तो उसका इनकम साइड पहले देखो। ऑडिट फीस कमाना उसका मेन इनकम होगा या नहीं? यस सर। एक चार्टेड का काम ही तो सर ऑडिट करना है, तो उसका मेन इनकम होगा, इसको ऐड कर लेंगे। हम खाली मेन इनकम ऐड कर लेंगे, जो उसके प्रोफेशन का इनकम होता है वो ऐड कर लेंगे, और जो उसके प्रोफेशन का एक्सपेंसेस होता है वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब जो नेट प्रॉफिट आएगा उसी पे वो टैक्स है। यही है डायरेक्ट मेथड। हम इसमें सीधा आ रहे हैं, तो जो जो मेन कमाई है वो ले लो, जो जो मेन खर्चा है वो ले लो, और कमाई में से खर्चा माइनस कर लो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, इस पर इनकम टैक्स।
और इनडायरेक्ट मेथड में उल्टा चल रहे थे, नेट प्रॉफिट पे खड़े हैं। अब जो जो डिसअलाउ करना उनका इफेक्ट हटाओ, यही तो कर रहे थे इनडायरेक्ट। यस सर। चलो डायरेक्ट का सम बनाते हैं। Yes. तो ऑडिट फीस उसका मेन इनकम होगा। सर इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क हाँ होगा। सर एग्जामिनेशन का रेम्यूनरेशन, वो एक सीए का एग्जामिनर है, मतलब कॉपी वॉपी चेक करता है सीए का एग्जाम का, तो होगा। होगा बिल्कुल होगा बेटा। प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से नहीं। प्रेजेंट वगैरह मिला बेटा। क्लाइंट इसको प्रेजेंट क्यों दे रहा है? क्योंकि वो सीए इसीलिए तो दे रहे हैं। सीए नहीं होता तो क्लाइंट इसको प्रेजेंट देता क्या? अच्छा नहीं Yes. देता ना, ये ऐड में। लेकिन नहीं। डिविडेंड इनकम, नहीं। सर सीए डिविडेंड कैसे कमा? डिविडेंड का कमाई उसने सीए के कारण थोड़ी ना है, यस सर। इसलिए Yes, थोड़ी डिविडेंड मिल रहा है। क्योंकि वो कंपनी आके उसको इसलिए डिविडेंड देके जा रहा है क्योंकि वो इन्वेस्ट की है। कंपनी उसको इसलिए आके डिविडेंड नहीं देके जा रहा है क्योंकि वो चार्टेड है। तो ये उसका बिजनेस इनकम नहीं है। वैसे एक्सपेंस में आ जाओ, रेंट देना। सर पर यहाँ पे ऐसे इंडियन कंपनी क्यों बोला है, मतलब ऐसे बाहर का? एक्चुअली में पुराना एक रूल था बेटा, इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता था ना, यस सर। वो एक शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता था पहले, वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था। बट अब रूल पलट गए 2021 के बाद से। अब डिविडेंड कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, अब डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता। ओके अब कोई फर्क नहीं पता इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी, ओके, बट क्योंकि ये पुराना सम्स है, 2019 का सम्स है। इसलिए कल अपने बनाएंगे लेटेस्ट ईयर का भी सम बनाएंगे कल हम। और कल इस चैप्टर को डन कर देंगे। ओके सर। चलो रेंट उसका नॉर्मल खर्चा होगा कि नहीं? सर अगर ऐसे रेंट करते हैं उसके हाँ सर, बांध के चलेंगे। यहाँ पे घर का रेंट नहीं बोला है, तो नहीं बोला मतलब सर ऑफिस का रेंट, सीए का ऑफिस तो होगा ही सर। स्टाइपेंड टू द आर्टिकल क्लर्क, वो आर्टिकल रखा अपने यहाँ, उसको स्टाइपेंड दे रहा है। नहीं, वो जो ट्रेनिंग करने आते हैं तो उनको पैसा मिलता है ना थोड़ा, हाँ उनको खर्चा तो Yes. नॉर्मली खर्चा है। सर सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस स्टाफ का तो होगा हाउस होल्ड एक्सपेंस, नहीं। मोटर नहीं। कार एक्सपेंस। तो इसमें कुछ रूल है क्या? रूल नहीं है बेटा, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट में एक बात बोला है, 1/2 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। मतलब आधा मोटर कार का खर्चा प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए, तो वो ले लेंगे। तो सर आधा अलाउ हो जाएगा, हाफ यस 9,000 अलाउ होगा। सब्सक्रिप्शन टू सीए इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप का फीस दे रहे एक तरीके से, हाँ सर बिल्कुल अलाउ Allow. होगा, वरना वो मेंबर ही नहीं रहेगा तो फिर वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। यस डोनेशन टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी, एक सीए का ये खर्चा होना चाहिए क्या? नो सर। नहीं होना चाहिए सर। नो सर। न्यूज़पेपर, चलो भी बेटा ऑफिस में Office न्यूज़पेपर, में- मैगजीन, जर्नल नॉर्मल खर्चा होता है, ओके ठीक है, ये अलाउड होगा। ओके सर। मोटर कार परचेज, सर अगेन इसका जो डिप्रिसिएशन निकालेंगे वो आधा अलाउड होगा, क्योंकि आधा ही मोटर कार बिजनेस के प्रोफेशन के लिए यूज होगा। ओके सोचो लॉजिक, मोटर कार परचेज कोई खर्चा होता है Yes. क्या? सर ये तो एसेट परचेज है, ये आपका Yes, कभी भी sir. एक्सपेंडिचर Yes, sir. नहीं माना जाएगा। लेकिन सर मोटर कार लिए हैं तो पक्का डिप्री भी होगा, यस सर। और सर उसका डिप्री Yes. अगर होगा तो गाड़ी आधा पर्सनल काम और आधा प्रोफेशनल काम के लिए यूज हुआ है, तो सर आधा डिप्री तो अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स भी बिजनेस का एक्सपेंस तो है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सर ये तो वो एक पीस के उसमें आएगा ना? अरे पहले बिजनेस खर्चा है कि नहीं? नो सर। नहीं है, सब पर्सनल खर्चा है। बेटा पहले बिजनेस इनकम निकालने पे फोकस करो, ओके सर। डिडक्शन में अभी मत घुसो, ठीक है? बिजनेस Yes, sir. खर्चा है कि नहीं, बिजनेस कमाई है कि नहीं, बस उसी पे दिमाग लगाओ। हो गया। चलो सर एडजस्टमेंट तो आप पढ़े नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रेमाइसेस ऑक्युपाइड बाय मिस्टर चौमल, हाफ ऑफ द प्रेमाइसेस वे यूज्ड फॉर ओन रेसिडेंट एंड हाफ फॉर ऑफ। सर आप रेंट पूरा अलाउ कर दिए थे, पूरा अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आधा में वो रह रहा है और आधा में ऑफिस बना रखा है, ठीक है सर, आधा अलाउ Yes. कीजिए। सेकंड वाला आइटम पढ़ लिए थे कि आधा मोटर कार प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यूज होता है, ठीक है ना?
यस सर। लो बेटा जी, आपको Yes. डिप्रिसिएशन निकालने के लिए भी बोल दिया इस समय। WDV ऑफ द मोटर कार ऑन 1/4/2018 वाज 50,000, जिसका सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड मोटर कार 40,000 है और नया मोटर कार परचेज किया 1/1/2019 को और डिप्रिसिएशन का रेट है 15%। सब पहले डिप्री निकालिए और फिर केवल आधा ही अलाउ कीजिए, है ना। यस तो चलो निकालिए डिप्री। कैसे निकलता है सर? ओपनिंग WDV दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50,000 लिख दीजिए। क्या करते हैं इसके बाद? ऐड परचेज। कितना का परचेज है सर? 1 लाख। लेस क्या करते हैं? सेल्स सेल्स। कितना का सेल है? 40,000 40,000। 40,000 तो आपके पास क्लोजिंग WDV कितना बच रहा है? 1,10,000 1,10,000। तो बेटा जी अब इस 1,10,000, अच्छा जो नया मशीन परचेज किया बोल रहे हैं 1 जनवरी को परचेज किया है, तो 180 दिन के लिए पुट टू यूज हुआ है? नहीं सर। नहीं हुआ। तो सर इस 1 लाख में 2 ब्रेकअप कर लीजिए 1,10,000 में। एक तो 1 लाख और एक 10,000। 10,000 पे तो पूरा 15% डिप्री निकाल लीजिए, मतलब 1,500 पूरा। और इस 1 लाख पे 7.5% निकाल लीजिए, रेट को आधा कर लीजिए ना। यस सर। 1 लाख 7.5% 7,500। तो 7.5 प्लस 1,500 9,000 का टोटल डिप्री, है ना। यस सर। क्लियर है सबको ये? यस सर। तो 9,000 का टोटल डिप्री है बेटा। तो कितना अलाउ करेंगे सर? आधा ही अलाउ कीजिए, क्योंकि आधा ही गाड़ी प्रोफेशनल वर्क के लिए काम लगे। हाँ 4,000 4,500 का डिप्री आप अलाउ कर दीजिए। तो ये देखो बेटा जब सम बनाइए, देखो पहले इनकम ऐड किया, देखो ऑडिट इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क। और अच्छा एक गलती मेरा हुआ, ये एग्जामिनर वाला आएगा नहीं, एग्जामिनर वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ बोला नहीं है कौन सा CA इंस्टीट्यूट का कॉपी चेक कर रहा है या और कोई का। अगर CA इंस्टीट्यूट का कॉपी चेक कर रहा है तब तो ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है कौन सी जगह का कॉपी। और यहाँ देखो एक तरीके से बोल भी रहा हो CU को डोनेशन की है, मतलब हो सकता है ना CU का कॉपी चेक कर रहा हो। हाँ यहाँ बोला नहीं है इसलिए हम अलाउ नहीं किया, उसको Yes. प्रोफेशनल इनकम नहीं माने। तो बाकी 3 को मान लिए। ऑडिट फीस मिला 180, यस इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क 60,000 और गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट 2,000। ये देखो 180, 60 और 2,000, ठीक है। यस सर। ये ऐड कर लिए तो मेरा आ गया टोटल इनकम आ गया उसका। एक्सपेंडिचर में देखो रेंट आधा अलाउ किए, देखो 30,000 का आधा 15,000। स्टाइपेंड टू द क्लर्क, सैलरी टू द स्टाफ, मेंबरशिप फीस, न्यूज़पेपर, डेप्रिसिएशन ये देखो 4,500 और मोटर कार एक्सपेंस 18,000 था तो देखो 9,000, यस तो 70,400 का खर्चा। ये 2,42,000 का कमाई, मतलब 171,600 का उसका प्रोफेशनल इनकम हो गया। यस और ये देखो Yes. बेटा जी आपका इच्छा पूरा करने के लिए एग्जामिनर फीस जो मिला और डिविडेंड जो मिला उसको अदर रिसोर्स में दिखा दिया। अभी यहाँ पे डिविडेंड को नील दिखाया है क्योंकि उस साल तक डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता था, बट अब से डिविडेंड भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो दोनों को अदर इनकम में दिखाते हैं ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता, क्योंकि ये ना Yes. तो सैलरी इनकम है, ना प्रोफेशनल इनकम है, ना कैपिटल गेन है, ना हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। ये क्या इनकम है? बच गया एक ही सर, अदर सोर्स। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो वो दिखा दिया। सर एग्जाम में हमसे क्या पूछा है वो तो हम पढ़े ही नहीं ऊपर पहला लाइन। कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल, तो ये लोग अदर सोर्स दिखाने का दरकार नहीं था, खाली इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ही पूछा था। ये लोग दिखा दिया क्योंकि आपका प्रैक्टिस के लिए था, वरना इनकम फ्रॉम प्रोफेशन पूछा था। अगर उसका हाँ बेटा जी अगर टोटल इनकम पूछ लेता तो अदर सोर्स का भी इनकम ऐड कर। सर लेकिन हमें ऐसे टोटल इनकम दे सकता है क्या? नहीं, आपके चांस कम है। आपके हाँ टोटल इनकम दे सकता है, टोटल इनकम दे सकता है। आपके टैक्स लायबिलिटी निकालने वाला सम में नहीं है, बट टोटल इनकम है, ठीक। यस सर। तो यहाँ पर रोके आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग Yes, sir. ईयर पे लेटेस्ट Okay, ईयर sir. पेपर का कल 2-3 सम करके इस चैप्टर को यही